A very warm welcome to the third session of Nationalism in India with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो बच्चा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन क्यों आई, क्या थी ये साइमन कमीशन, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द फेमस सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स लॉन्च। ठीक है, एक बार मैं आपको फटाफट याद दिला दूं, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। लास्ट सेशन में हमने डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नॉन कॉपरेशन की बात की थी। बेसिकली लास्ट सेशन में हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमें पता है कि क्या था। गांधी जी ने साफ कह दिया था कि अगर इंडियन सपोर्ट नहीं करेंगे आपका ब्रिटिशर्स को, तो वो एक साल भी यहाँ नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स इतने सारे इंडियंस यहाँ कैसे कंट्रोल करें, इंडियंस के सपोर्ट से करें। तो यहाँ इसी बात से शुरू हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि मल्टीफोल्डेड होने वाली थी। लोग पहले टाइटल्स रिटर्न करने वाले थे, फिर गवर्नमेंट से सारे रिश्ते नाते तोड़ने वाले थे, एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो मिडिल क्लास थी टाउन्स में, वो गवर्नमेंट ऑफिसेस से, गवर्नमेंट स्कूल से, कॉलेजेस से ड्रॉप आउट करने लग गई, निकलने लग गई, राइट। लॉयर्स स्टॉप्ड वर्किंग, टीचर्स स्टॉप्ड वर्किंग, स्टूडेंट्स स्टॉप गोइंग टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स। उसके बाद प्लांटेशन वर्कर्स के साथ हमने देखा कि उनको इमिग्रेशन एक्ट की वजह से अपने प्लांटेशन से बाहर भी निकलने नहीं मिलता था बॉस के परमिशन के बिना। तो उन्हें लगा गांधी जी आ रहे हैं, स्वराज लेकर के आ रहे हैं, फ्रीडम लेकर के आ रहे हैं। तो वो बेचारे लोगों को ऐसा लगने लग गया कि उनके होम टाउन में शायद जमीन देंगे गांधी जी, तो निकल पड़े ये सारे अपने घर की तरफ। लेकिन चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक, बहुत पिटाई पड़ी ब्रिटिशर्स से, वापस आना पड़ा। वैसे ही ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट एक्ट के अंडर उन्हें अलाउड नहीं था फॉरेस्ट में फ्रीली जाना, अपने कैटल्स को ले जाना, हर चीज की परमिट लगती थी, एरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। बट ट्राइबल्स का एसेंस तो फॉरेस्ट में लाइक करता है, दे बेसिकली बिलोंग टू द जंगल, तो वो भी मिसिंग चला गया था। तो ये बेसिक चीजें हमने देखी थी पिछले सेशन में, राइट। ये डिफरेंट स्ट्रैंड्स के बारे में हमने बात की थी कि कैसे फिर अलूरी राजू ने लोगों को समझाया कि नॉन वायलेंस का मेथड, वायलेंस के फेवर में थे वैसे तो, लेकिन नॉन ऑपरेशन और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन फेल हो गया, हमने देखा चौरी चौरा इंसिडेंट है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। पर उसके पहले क्या करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन। तो देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन का जवाब। सबसे पहला सवाल था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1859। यही वो एक्ट है जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स नहीं जा पाते थे फ्रीली घर, राइट। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय हुम, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर बनाई थी। अब देखते हैं लीडर बोर्ड के विनर्स, साक्षी सिन्हा, श्रुति ठाकुर, अत्यति गुप्ता। Congratulations guys, superb, amazing, super proud of you. For the students who have not been able to make it to the leaderboard, बच्चा सिर्फ 2 क्लियर रीजंस है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ऑलरेडी तो कर लो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होती है, नोटिफिकेशंस नहीं आती। नोटिफिकेशंस नहीं आती है तो आपको पता नहीं चलता है कि मैम का वीडियो आ गया है, और उस चक्कर में लीडरबोर्ड छूट जाता है क्योंकि जवाब देर से आता है ना। और दूसरा ये कि कमेंट सेक्शन में जवाब देना, सिर्फ लाइव चैट में नहीं, क्योंकि जो भी सेशन हो, लाइव या प्रीमियर, हम जवाब सिर्फ कमेंट सेक्शन से पिक करते हैं। ठीक है, इसी बात पे बढ़ते हैं हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की तरफ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया को आजादी मिल गई होती अगर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को कंटिन्यू किया होता। सोचने वाली बात है, फूड फॉर थॉट। सोचो जरा, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, हम इसका जवाब आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप दोगे मुझे लेकिन बाद में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ क्या। बच्चा, हमें पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है फुल फेल हो गया। फेल, आई वुडंट से फुल फेल हो गया, लेकिन काफी बैकफायर कर गया इन द सेंस बिकॉज इट लेड टू अ लॉट ऑफ वायलेंस। इतना ज्यादा वॉयलेंट इवेंट्स होने लग गए, फार्मर्स भी जैसे प्रोटेस्ट करने लग गए थे, गांधी जी का नाम लेकर के लोग कुछ भी अपने मनमानी करने लग गए थे, वॉयलेंस करने लग गए थे, और ये गांधी जी के कंट्रोल के बाहर जाता जा रहा था। सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, फरवरी 1922 का, वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां एक पीसफुल प्रोटेस्ट इतना ज्यादा वॉयलेंट टर्न कर गया कि इट एंडेड अप इन द डेथ ऑफ 22 पुलिस ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड नॉट जस्ट देम, फार्मर्स भी कई सारे मारे गए।
तो यहाँ पे गांधी जी को लगा कि ये गोरखपुर, जो यूपी के गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है, कि ये अब नहीं हो पाएगा। और उनको ये समझ आ गया कि मास मूवमेंट, यानी कि साथ में पूरी कंट्री को लेकर आने के लिए अभी पूरी कंट्री तैयार नहीं है। अभी लोग बढ़ रहे हैं आगे, दे आर ग्रोइंग, दे आर लर्निंग, तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। ठीक है, अब ऐसा था कि जब इन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो थोड़ा सा प्रीवियस सेशन के आपको मैं थोड़ा सा, आई वुड वांट यू टू टेक अ वॉक डाउन द मेमोरी लेन ऑफ प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, उसकी सैर करते हैं थोड़ी सी। आपको मैंने प्रीवियस सेशंस में ये पढ़ाया था, नॉन कॉपरेशन जब लॉन्च हो रहा था, तो सितंबर में अलोंग विथ खिलाफत कमेटी, सितंबर 1920 में ही गांधी जी ने जो है कैलकाटा वाले सेशन में अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम स्वराज लॉन्च करेंगे खिलाफत कमेटी के साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का की शक्ल लेगा, वेयर पीपल आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट विथ ब्रिटिशर्स। चाहे वो इलेक्शन के फॉर्म में हो वो बॉयकॉट करेंगे, चाहे वो फॉरेन गुड्स के फॉर्म में हो वो बॉयकॉट करेंगे, हर चीज करेंगे, लिकर को पिकेट करेंगे, शॉप्स को, ये सब कुछ बात हो गई थी। लेकिन हमें पता है कि इंटरनल डिबेट चल रहा था, हमें पता है कि पीपल वर नॉट रियली कंप्लीटली अग्रीइंग विथ इट, और इसीलिए फाइनली इसकी अडेप्टेशन जो है वो दिसंबर में हुई। सितंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक डिस्कशन चला, फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो करते हैं, क्योंकि लोग इलेक्शंस को बॉयकॉट करने को रेडी नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में अब हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल सेटअप कर दिए गए थे, बेसिकली स्टेट असेंबलीज जैसी सेटअप कर दी गई थी, जहां पे अब इंडियंस इलेक्ट हो सकते थे पार्टिसिपेट करके इलेक्शन में, और वो गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन करके इंटरनली चेंजेस कर सकते थे, पॉलिसीज बना सकते थे, क्योंकि भाई काउंसिल का हिस्सा होते ना, लॉ मेकिंग में जाते। And this is what these congressmen wanted to do. They wanted to be a part. वो चाहते थे कि इन काउंसिल्स का हिस्सा बन करके वो ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज को, जो भी डिस्कशन चल रहा है, अंदर से चेंज करें, सिस्टम को अंदर से चेंज करें। पिछली बार जब ये अचानक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया, बट अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सब लोग मान रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट जब नॉन कॉपरेशन फेल हुआ, तो अब उनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन आ गया था बोलने का, दैट वी आर डन विद दिस, हमारा हो गया है, हम इस चीज के फेवर में नहीं रहेंगे, वी आर डन विद इट, प्लीज लेट अस विड्रॉ फ्रॉम दिस मूवमेंट, हमें अब प्रोविंशियल काउंसिल्स का हिस्सा बनना है। वो इसके लिए बहुत ईगर हो रहे थे, और इसी वजह से, और जो लोग ईगर हो रहे थे कौन थे, हमें याद है, सीआर दास मोतीलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस बना दी। अब ये लोग समझो बच्चा, ये थोड़े पुराने से लोग हैं, यानी कि पुराने से लोग इन द सेंस कि ये थोड़ी प्रीवियस जनरेशन है, अब नए जनरेशन के लोग आ चुके थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी फॉर हिमसेल्फ फॉर दैट मैटर, सुभाष चंद्र बोस। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, ये रैडिकल्स थे, एक्सट्रीमिस्ट्स नहीं बोलेंगे, रैडिकल्स। दे वांटेड इमीडिएट चेंजेस। इनका ऐसा नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम चेंजेस लाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमें लड़ना ही नहीं है इलेक्शंस ब्रिटिशर्स के अंडर, हमें चाहिए अब फुल इंडिपेंडेंस। ये ब्रिटिशर्स की कहानी हो गई है खत्म, इनको निकालो बाहर। आप देखो कांग्रेस में इंटरनली जो है अब दो हिस्से बट गए, एक स्वराज पार्टी बन गई है और एक दूसरी पार्टी ऐसे बन गई है जो मास एजिटेशन चाहती है। उनको चाहिए कि सब लोगों को आवाज दो, आगाज करो और सबको लेकर साथ में आओ और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा कर दो फॉर पूर्ण स्वराज, for full independence. पूर्ण means complete, स्वराज means independent ruling, full independence की अब बात हो गई है, और इन्होंने यहां तक की डेट भी अनाउंस कर दिया। ठीक है, लेकिन इस डेट को अनाउंस करते वक्त उन्हें ये नहीं पता था जो चीजें अब आगे होने वाली हैं। तो बच्चे 1920 से लेकर के आगे कुछ सालों तक कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसने हमारे पूरे पॉलिटिकल फेस को चेंज कर दिया। उसमें से सबसे पहला था साइमन कमीशन। अब इससे पहले कि उसके बारे में बात करें, मैं आपको एक चीज बता दूं कि उससे भी पहले चीज हुई वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जैसे रिसेशन आया था 2008 में, अभी कोविड में दोबारा आया, उसी तरह से क्या हुआ था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई थी भाई। पोस्ट वॉर सीन्स थे, ठीक है, पोस्ट वॉर हर एक इंसान ने वॉर में एक्सपेंडिचर किया हुआ था बहुत सारा, कई सारे लॉसेस थे, पीपल वर कमिंग ओवर। उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, शॉर्टेज ऑफ फूड वर्ल्ड वाइड चल रहा था, चाहे वो यूरोप में हो या ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी दैट एंटायर वर्ल्ड वाज बैटलिंग विथ। पूरी दुनिया जूझ रही थी इंक्लूडिंग इंडिया, और जो कंट्रीज कोलोनाइज थी उनको ज्यादा सफर करना पड़ा था, जैसे कि इंडिया। तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब लोग जो है अपने खर्चों को कट डाउन कर रहे हैं, जहां पे भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सारी चीजों को बंद किया जा रहा है।
इंडिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा होती थी जिसपे पूरी कंट्री बहुत डिपेंडेंट थी, वो थी एग्रीकल्चर. वी हैड लाइक अ लॉट ऑफ फार्मर्स एंड पेजेंट्स हु वर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में ही हमारे मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड थे. इसकी वजह से हमारे पास बहुत पेजेंट्स और फार्मर्स थे. और आपको याद होगा हमने पहले सेशन में डिस्कस भी किया है कि रॉ मटेरियल का सिर्फ सप्लायर बना करके रख दिया था हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने. एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स का वो वैसे भी नहीं करने देते थे. अब प्रॉब्लम यह है कि ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, हर एक चीज का प्राइस गिर गया. देखो जब भी डिप्रेशन आता है ना, चीजों को की प्राइस को अफोर्ड करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो प्राइस में एक डिक्लाइन आता है इन जनरल. कुछ कमोडिटीज की प्राइस ऊपर चली जाएंगी जो ज्यादा डिमांड में होती हैं. तो ऐसा हुआ कि ये चीजों की प्राइस बढ़ गई, घट गई, और एग्रीकल्चरल जितने भी गुड्स थे उनकी डिमांड भी घट गई. ब्रिटिशर्स वर नॉट नाउ पिकिंग अप एनीथिंग फ्रॉम इंडिया बिकॉज दे डिड नॉट हैव द मनी टू. अब इंग्लैंड में कुछ सप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ भी ब्रिटिशर्स हमसे खरीद कर नहीं ले जा रहे थे. इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर गुड्स थे या तो बहुत सस्ते बिक रहे थे या बिक ही नहीं रहे थे. तो भाई लग गई हमारे फार्मर्स और पेजेंट्स की, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं. हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करने लगी. पहले धीरे धीरे वो कम हुआ, उसके बाद बिल्कुल डिक्लाइन कर. अब हमारे लोगों की हालत बहुत खराब है, पैसे आ ही नहीं रहे, काम मिल ही नहीं रहा है. ठीक है, तो हमने देखा कि गुड्स जो है वो पहले 1926 से डिक्लाइन करने लगे. मटेरियल्स जो जाते थे पहले वो धीरे धीरे कम होने लग गए और कोलैप्स कर गए कंप्लीटली 1930 में. ठीक है, जैसे जैसे एक्सपोर्ट बच्चे नीचे गिरता गया, हमने ये देखा कि लोगों की डिफिकल्टी, फार्मर्स की, हमारे पेजेंट्स की जो यहाँ पे कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, उनकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट होती गई. और इस वजह से बाय 1926 से ये प्रॉब्लम तो मेजर शुरू हो गई थी. बाय 1930 एक पूरे देश में आप समझ लो तूफान सा आ गया था. और उसके बाद आता है हमारा दूसरा तूफान जिसने हमारे पॉलिटिकल सेटअप को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन क्यों फॉर्म हुआ? द टॉरी गवर्नमेंट. बच्चा, टॉरी गवर्नमेंट वाज अ न्यू गवर्नमेंट जो अभी अभी ब्रिटेन में आई थी, विच वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कंजर्वेटिज्म. ठीक है, बहुत ज्यादा इस तरह का गवर्नमेंट था ये. इन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट सुनी, यहाँ की रूलिंग को देखा, ये सारी बातें सुनी कि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, इकोनॉमिक को ड्रेन किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, फलाना ठिकाना बहुत कुछ. इन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, कमीशन सेटअप करते हैं. ये कमीशन जाएगा, वहां पे देखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, ये देखेगा कि कैसे काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, क्या ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है. और ये कमीशन सेट हुई सर जॉन साइमन के अंडर, इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन बोला जाता है. बहुत बढ़िया भाई, एक कमीशन बन रही है. कमीशन क्या होती है बच्चे? कमीशन एक टेम्पररी स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी होती है जो कि जिसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या काम असाइन किया जाता है. जब वो काम कर लेते हैं तो ये कमीशन, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो इनकी असेंबली जैसी टीम जैसी होती है, ये डिसॉल्व कर दी जाती है. तो इसीलिए साइमन कमीशन को बनाया गया, यहाँ पे देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यहाँ का कैसा वर्क कर रहा है, ढंग से चल रहा है या नहीं, या जो लोग इंडियंस यहाँ क्लेम कर रहे हैं क्या वो सच है. तो इसके लिए बना दिया गया. और ये भी देखने के लिए कि अगर कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ यहाँ पे लूप होल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सजेशंस देने के लिए, मेक करने के लिए और ये चेंजेस ब्रिंग इन करने के लिए. ये अच्छी बात है, राइट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया जाता, हमारे काम को देखा जाता, अगर रिफॉर्म्स की जरूरत होती तो इन रिफॉर्म्स को किया जाता. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक भी इंडियन नहीं था, ये प्रॉब्लम थी. और इसीलिए इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए. ठीक है, तो इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से एक भी इंडियंस नहीं थे. हाउएवर इनका इंटेंशन या पर्पस बहुत अच्छा रहा हो, पर इंडियंस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि आप इंडिया में आओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करो और एक भी इंडियन ना हो इसमें. मतलब हाउ डज इट मेक सेंस? सारे ब्रिटिशर्स होंगे, मतलब भाई हर जगह अंग्रेजी होंगे क्या? कितने दिन तक चलेगा? तो इसीलिए जैसे ही साइमन कमीशन आया, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो बैक मिला यहां से विद द स्लोगन गो बैक साइमन. ठीक है, तो 1928 में जब साइमन कमीशन अपने अच्छे काम को यहाँ करने के लिए आता है, इंडियंस उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनको कहते हैं आप उठिए और वापस जाइए. यहाँ पे सारे लोग यूनाइटेड आकर के उनको वापस भगा रहे हैं, ये याद रखना. चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, और पूरी कंट्री वापस आ गई है यहाँ पे साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए, साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए. अब इस टर्मोइल को देख करके लॉर्ड अर्विन, जो हमारे उस वक्त वॉइस रॉय थे, आप ऐसा समझ लो कि हेड ऑफ स्टेट थे, उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ी हो गई. हमारा इंटेंशन साइमन कमीशन के साथ अच्छा करना था, बुरा करना तो था नहीं. लेकिन अब क्या हुआ है? बैंड बज गई है.
अब वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे। एक सिंपल वर्ड्स में बता रही हूं मैं आपको, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे थे। उनको लगा कि ये जो बेबाक हो गई है पूरी जनता, इनको कंट्रोल में लाना होगा, इनके गुस्से को शांत करना होगा, वरना ब्रिटिशर्स की बैंड बहुत बुरी तरीके से बचेगी, ढोल की तरह दोनों तरफ से पिट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं दुनिया वालों, भारतीय जनता आप सुनो, आपको हम देते हैं डोमिनियन स्टेटस, यानी कि हम अब आपको आपकी मनमानी करने देंगे, हम आपको आपका रूल दे देंगे। अब इंडिया डोमिनियन स्टेटस गेन कर लेगी, जो अभी तक ब्रिटिशर्स के हाथ में है ना डोमिनेशन, वो आ जाएगी इंडिया के हाथ में। अक्टूबर 1929 में देखो, आप कनेक्शन देखो यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे 1928 में ये आया और 1929 में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गिव इंडियंस द डोमिनेंट स्टेटस। हमें पता है कि वो भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो पूरा तमाशा खड़ा हो गया था उसको दबाने के लिए, उसको शांत करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिया था। देयर वाज नो क्लैरिटी एज टू व्हेन वी विल हैव द डोमिनेंट स्टेटस, एज टू व्हेन इंडिया कैन बी अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री। ये सब कुछ भी हमें अभी नहीं बताया गया था, समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आप लोग आइए, कांग्रेस वाले लोगों को बोला, क्योंकि कांग्रेस ही यूजुअली रिप्रेजेंट करता था इंडियंस को, उनको कहा आप आइए हम मीटिंग करते हैं। और यही मीटिंग को बच्चा लंदन में जो हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मल्टीपल राउंड्स में हुई थी, ये सबसे पहला था, ठीक है। फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए उन्होंने कहा साइमन कमीशन फेल हो गया, आप आओ, आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, आपको डोमिनेंट स्टेटस देते हैं, आप आइए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक सिर्फ छलावा था। इट वाज जस्ट अ लॉलीपॉप दैट दे वर ट्राइंग टू गिव अस, थिंकिंग दैट वी आर किड्स। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको बच्चों की तरह ट्रीट करते, एक लॉलीपॉप थोड़े दिन के लिए बहलाने के लिए पकड़ा देते, फिर उनसे ले लेंगे। लेकिन इतने बेवकूफ तो थे नहीं। कांग्रेस लीडर्स गए, उन्होंने देखा, कांग्रेस लीडर्स ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कॉन्वर्सेशन करने बैठे, उन्होंने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो आप तो हमें बिल्कुल बेवकूफ बनाने ले आए हो, ये तो आप जो भी प्रॉमिस किया था उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो रेडिकल्स, उसके बाद बहुत नाराज होकर सब वापस आ गए। अब जैसे ही वापस आते हैं, रेडिकल्स ने बोला, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो कह रहे थे कि हमें भाई अब पूर्ण स्वराज चाहिए, वो लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें और ज्यादा असर्टिव होना होगा, हमें और ज्यादा पुश बैक करना होगा, हमें इन लोगों को समझाना होगा कि आपकी मनमानी इतने दिन तक नहीं चलेगी। लिबरल्स और मॉडरेट्स, यानी कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जो इसके पहले वाले लोग थे, वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी इलेक्शंस को बिलीव करना, काउंसिल्स का हिस्सा बनना, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का जो है खत्म हो जाएगा और इंडियन को उनकी राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये मॉडरेट्स जो थे, ये लिबरल्स जो थे, इन्होंने अपना इफेक्ट खो दिया था, ये फेज आउट कर रहे थे। अब लोग उनकी बातों को नहीं सुनते थे, उनके फॉलोअर्स नहीं थे ज्यादा, अब रेडिकल्स के फॉलोअर बन रहे थे, असर्टिव्स के फॉलो बन रहे थे, क्योंकि लोगों को अब हो गया था उनका पेशेंस खत्म, उनको भी चाहिए थी फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसी वजह से दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, जहां पे जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को, यानी कि बिल्कुल एक महीने के अंदर में हम मनाएंगे पूर्ण स्वराज, विच मींस फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और ब्रिटिशर्स निकल जाएंगे बाहर, कोई भी डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, एक रत्ती, एक आउंस भी नहीं बचेगा इंडिया में। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला, इसको बहुत कम अटेंशन मिला, लिटिल अटेंशन, ठीक है। तो गांधी जी ने देखा और उनको समझ आया कि इसको लिटिल अटेंशन मिला है, तो इस तारीख को इंपॉर्टेंट तो नहीं बना सकते, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूर्ण स्वराज के आइडिया को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है, लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहां पे इस दिन हो गई होती तो शायद 20 साल हमें और वेट नहीं करना पड़ा होता, ठीक है। तो बच्चों देखो, यही 26 जनवरी, क्योंकि ये सबसे पहला डेट हमारा फुल इंडिपेंडेंस का माना गया था, तो दिस डेट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर ऑफ 1949 रेडी हो गई थी, उसके बावजूद हमने उसको अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 में किया था, इस डेट की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गांधी जी अब क्या करते हैं इस दिन के फेल होने के बाद, मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जहां पे आप ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस और ज्यादा इंटरैक्शन के साथ अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स के साथ कर सकते हो, लर्निंग के थ्रू बेटर अपना ग्रोथ, राइट। अब क्या करना है,
बच्चे सबसे अच्छी बात यह है कि 100% नॉलेज 100% मार्क्स हैं, लेकिन आपको पूरे साल के लिए फंसना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि आपको फंसाया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है, ठीक है। हमने कहा कि भाई आपको क्यों ऐसी फीलिंग दे, तो हम आपको दे रहे हैं 1 महीने का ट्रायल पैक। आप सिर्फ 1 महीने का ट्रायल पैक लेकर के ट्राई कर लो, अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट, सारे प्रोविजंस यहाँ पे, तो गो अहेड एंड टेक द एंटायर ईयर सब्सक्रिप्शन। फिर आपको नहीं लगेगा कि फंसाया जा रहा है, ये झूठ बोल रही है, बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता है। मैं देखती हूँ बहुत बार ऐसे रिएक्शंस आते हैं, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। 1 महीने का ऑप्शन दे दिया आपको, 30 डेज, इट्स नथिंग, ऐसे ऐसे चले जाते 30 दिन, ठीक है। ऊपर से वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी है। अब अगर आपको नहीं पता है वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो अबाउट दिस, क्योंकि आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग वी हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस। पहली बार हो रहा है और बहुत ही अमेजिंग प्रॉमिस है ये। अब आपके साथ नहीं हुआ होगा, आप अमेज हो जाओगे। मैं बताती हूँ क्या, उसके पहले ये समझ लो कि इस प्रॉमिस को करने के लिए हम आपको प्रोविजंस क्या क्या दे रहे हैं। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि सारे सेशंस जो प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ होते हैं वो यूट्यूब जैसे नहीं होते। जैसे यूट्यूब पे सारे सेशंस लाइव नहीं होते, कुछ सेशंस लाइव होते हैं, कुछ सेशंस प्रीमियर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सारे सेशंस होंगे बिल्कुल लाइव और अनलिमिटेड, विच मीन्स कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने सेशंस चाहो उतने सेशंस एक दिन में कर सकते हो अटेंड, और उन हर सेशन में आपको नहीं करना है मेंटी का इंतजार। आपके साथ हर सेशन में फन अमेजिंग क्विजेस प्ले की जाएंगी, जो कि आप अकेले नहीं, आप ग्लोबल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते करते करोगे। ये कैसे? क्योंकि बच्चे आपका कंपटीशन जो है स्टूडेंट्स वो थ्रू आउट वर्ल्ड से आ रहे हैं, तो जो ग्लोबल कंपटीशन हमें आगे चलकर कॉलेज में और उसके बाद वर्क सिनेरियो में जिसका हिस्सा बनना है, उसकी प्रिपरेशन तो अभी से चल रही है। मतलब हाउ अमेजिंग इज दैट। तो ये आपके पियर्स भी हैं, ये आपके स्टूडेंट्स भी हैं साथ में जो पढ़ेंगे, तो यू गेट टू लर्न, यू गेट टू कम्पीट विद दिस अमेजिंग सेट ऑफ स्टूडेंट्स। और एक अमेजिंग बात ये है कि भाई इतने सारे लाइव सेशंस जब हो रहे हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी स्कूल के साथ, कोचिंग के साथ, 50 चीजों के साथ हमारी कुछ ना कुछ सेशंस मिस हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? रिप्ले देखेंगे यार, दोबारा जाएंगे, वही वाला रिकॉर्डिंग जो होगी वो चलाएंगे और बोर होंगे? नहीं, वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास लाइव क्विजेस हैं। सो इवन इन द रीप्लेस गाइस यू गोना हैव क्विजेस जो कि बिल्कुल लाइव सेशन की फील देंगे, क्योंकि आप बिल्कुल लाइव खेल पाओगे और लीडर बोर्ड पे अपीयर भी कर पाओगे। दैट इज हाउ अमेजिंग इट इज। साथ ही साथ यू कैन इवन डाउनलोड द कंटेंट व्हिच कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स। तो आपके पास, आपको फोन में, टैब में, लैपटॉप में, पीसी में, जहां पे भी डाउनलोड करना है, आप ये कंटेंट जब डाउनलोड करते हो, आपके मास्टर टीचर्स जो भी लिख लिख कर पढ़ा रहे होते हैं, जो कि आपको लगता है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस ना हो जाए, वो सारी चीजें आपको लिख करके उस कंटेंट के साथ आ जाएंगी। यानी कि पढ़ते वक्त अब नोट मेकिंग पे नहीं, सिर्फ समझने में कंसंट्रेट करना है। नोट मेकिंग आप बाद में नोट्स को यूज करके या फिर अपने रिप्ले को यूज करके भी कर सकते हो। मतलब कितना अमेजिंग है यार। हमें हमेशा, मेरे साथ ये हमेशा होता था कि यार ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, टीचर से रेज कर देंगे, ये वाला नोट नहीं मिलेगा, समझ लूंगी बाद में, अभी लिख लेती हूँ। ये बहुत गड़बड़ होती थी, कई बार कई सारी चीजें लिखने के बावजूद समझ ही नहीं आती थी। अब आपके पास सारे प्रोविजन है, इसको यूज करो। ऊपर से डाउट्स भी रिजॉल्व हो रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सेशंस लाइव होते हैं, तो आप टीचर से इंटरैक्ट कर पाते हो। मास्टर टीचर्स अकेले नहीं होते, उनके साथ क्लास टीचर्स होते हैं जो कि आपके सिर्फ डाउट को रिजॉल्व करने के लिए डेडिकेटेडली अराउंड द सेशन काम कर रहे होते हैं। और उससे भी अमेजिंग बात यह है कि पब्लिक चैट सिर्फ नहीं होता, जैसे कि यहाँ लाइव चैट है यूट्यूब पे, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स यानी कि डाउट्स पूछने का पैनल अलग होता है, जहाँ पे चिट चैट, हाय हेलो माय बर्थडे, योर बर्थडे, वेयर डू यू स्टे, आई स्टे हियर, डू यू प्ले फ्री फायर, ये वाला चिट चैट नहीं चल रहा होता। यहाँ सीधे सीधे काम की बात हो रही होती है, यानी कि आपको जिसको सिर्फ डाउट्स रिजॉल्व करने वो वहां पोस्ट करेगा, मास्टर टीचर, क्लास टीचर वहां से आपके डाउट्स लेंगे और रिजॉल्व करेंगे। मतलब हाउ ऑसम इज दैट। आप चिट चैट भी करो, आप डाउट्स भी पूछो, और दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, कुछ हैम्पर नहीं होता, है ना। ऊपर से हर कुछ दिन पे टेस्ट शेयर होते हैं, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, और असाइनमेंट्स भी है हर चैप्टर के साथ, उसको फिनिश करो। जब चैप्टर के असाइनमेंट को फिनिश करोगे तो समझ आएगा चैप्टर समझ आया या नहीं आया तो आपके पास अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज का एक्सेस है। माइक्रो कोर्सेज बच्चे चैप्टर या टॉपिक स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसमें भी सबसे अमेजिंग बात यह है कि अब आपके पास कुछ प्रो एक्सक्लूसिव कोर्सेज आने वाले हैं। प्रो एक्सक्लूसिव कोर्सेज क्या है? तो ये वो माइक्रो कोर्सेज है जो आपके फेवरेट यूट्यूब टीचर्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि अभिषेक सर, हर्ष सर, मैं, अमृत सर, अनुभा मैम, अमित सर, एवरीबॉडी, जो कि आपके लिए प्रो के साथ अवेलेबल है। अब आपको लग रहा होगा मैम प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो पूरे साल का नहीं,
पूरे साल का लेने का जरूरत नहीं है। आप अगर आप इन प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज को ट्राई करना चाहते हो तो ट्रायल पैक लेकर के 1 महीने का ट्राई कर लो। अगर आपको लगता है कि येस यू वांट टू कंटिन्यू विद इट, देन यू गो अहेड विद द एंटायर ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऊपर से क्रैश कोर्सेज भी है बच्चे, अगर आपको बोर्ड्स के पहले अचानक से तैयारी करनी है, अब तो 2-2 बोर्ड्स होने वाले, मतलब ये भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, बिल्कुल उसी प्राइस में, सब्सक्रिप्शन प्रो सब्सक्रिप्शन के प्राइस में ये सारे प्रोविजंस मिल रहे हैं। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द कोड दैट हैज टू बी यूज, जो कि लगने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाता है 20% का, इज एंक प्रो। आपने करना क्या है बच्चा, दिस इज ओके, सो एग्जाम्पल, दिस इज द सेशन दैट यू आर वॉचिंग, ठीक है। मान लो ये आप देख रहे हो, आप क्या करोगे, आप इसमें सिर्फ स्क्रोल डाउन करोगे एंड यू विल गो हियर एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, ये वाले लिंक पे जाना है आपको, ठीक है। ओके, सॉरी, या दिस इज वेयर यू विल गो। अब आप जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अपने आप ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप उसको चेंज कर लो अपने हिसाब से एंड गेट स्टार्टेड एंड यू गेट 3 ऑप्शंस ऑफ लाइट, क्लासिक, प्लस। ये देखो कोड लगने की वजह से एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया है एंड यू फाइनली एंड अप गेटिंग अ 20% डिस्काउंट। तो बच्चे लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, दीज आर बेसिक्स एंड बेयर मिनिमम जो हम करेंगे ही करेंगे। पर कुछ बच्चों का इनसे हो जाता है तो उनके लिए लाइट सब्सक्रिप्शन है। बट एज आई वाज टेलिंग यू कि डाउट सॉल्विंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जरूरी नहीं है कि डाउट सिर्फ सेशन के दौरान आए, सेशन के पहले भी आ सकता है, सेशन के बाद भी आ सकता है। तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें ऐसा लगा कि जो बच्चे सेशन के पहले या बाद में पूछना चाहते हैं वो कैसे रीच आउट करेंगे। सो नाउ वी हैव कम अप विद अ डाउट सॉल्विंग ऐप जो कि आपको मिलता है क्लासिक सब्सक्रिप्शन के साथ विद ऑल द अदर प्रोविजंस। बट दिस इज अगेन अ डिजिटल ऐप। आई एम श्योर कई सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनको लगता होगा मैम डिजिटल से कुछ नहीं होगा, वी नीड अ ह्यूमन इंटरवेंशन। सो स्टूडेंट्स, फॉर यू वी हैव अ पर्सनल मेंटर, अ ह्यूमन मेंटर जो आपको गाइड करेंगे along with the app and all the other provisions with the plus subscriptions. The best part is that in the plus subscription you have maximum 15 students, यानी कि amount of focus सोचो आपके ऊपर कितना होगा 15 बच्चों के साथ। तो मतलब यार सब कुछ आपकी बात सुनी जा रही है ना। अब ये देखिए प्राइसेस यहाँ पे गिवन है, आप जैसे मेरा कोड लगाओगे वो प्राइसेस डिस्काउंटेड और हो जाएंगी। ये मंथली पैक लाइट का आता है सिर्फ 2340 रुपीज का, एंड ईयरली सेशंस विल कॉस्ट यू 29,699 रुपीज। द क्लासिक प्लान बच्चा, द मोमेंट यू अप्लाई माई ऐप विद 20% डिस्काउंट विल कॉस्ट यू 39,149 रुपीज, एंड द मंथली पैकेज विल कम फॉर 2,970 रुपीज। एंड दिस द मेजर प्लस सब्सक्रिप्शन, ये 50,400 रुपीज में आएगा एंड मंथली विल कॉस्ट यू 4,230 रुपीज। यहाँ पे जाकर के आप जो है कर सकते हो पेमेंट। अब जिन बच्चों को लग रहा है मैम ये बहुत ज्यादा है, मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी आएगा कि आप इसको पार्ट्स में पे कर सको। आई टॉक अबाउट इट, लेट्स कम बैक एंड टेल यू कि ये ऐसा डैशबोर्ड आपको मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे। वहां पे आप माई सेशंस में जाओगे यहाँ पे, और ये अपकमिंग और पास्ट सेशंस देख पाओगे आप। वहां पे पास्ट में जाके रिप्ले और नोट्स दोनों ही क्लिक कर सकते हैं। तो चलो दोनों चेक करते हैं, ठीक है। रिप्ले ऐसा दिखेगा, नोट्स ऐसे दिखेंगे बच्चे। देखो ये नोट्स ऐसे हैं, यहाँ पे हैंड नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स भी मिलेंगे आपको, जो कि आप इजीली डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे कर पाओगे सेव। ये देखो ये रिप्ले है, रिप्ले में आप देखिए कि कितने सारे क्विजेस हुए थे, सो मेनी क्विज क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ठीक है। ये देखो इतने सारे क्विज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन स्लाइड्स पे पूछे गए हैं, सब कुछ आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जितने डाउट्स पूछे गए उतने डाउट्स रिजॉल्व भी हो गए। कई बार 300 डाउट्स पूछे जाते हैं और वो सारे रिजॉल्व होते हैं। ऊपर से अगर आपको चाहिए कि आपके टेस्ट्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन इवन गो एंड चेक योर टेस्ट दैट हैज बीन शेयर्ड विथ यू ओवर हियर। कंटेंट्स में जाके टेस्ट एंड असाइनमेंट्स यहीं से मिल जाते हैं। तो मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट देयर फॉर यू, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू वरी। ऊपर से अगर आपको लग रहा है कि मैम ये प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो गाइस, यानी कि पार्ट्स में EMI के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो, तो वो भी सॉर्टेड है। ऊपर से पहले जो है हम कहते थे कि एक सेशन का कॉस्ट आपका एक चिप्स के पैकेट से भी सस्ता है। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो क्या महंगा हो गया इसलिए नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अब आपके पास है अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज, व्हिच मींस दैट देयर गोइंग टू बी अनलिमिटेड सेशंस। तो किसी भी चीज को अनलिमिटेड से डिवाइड करोगे तो टेक्निकली तो वो फ्री है। तो इतने से पैसों में जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो लाइफ तो बल्ले बल्ले हो गई है। ऊपर से वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, व्हिच इज क्रिएटिंग अ होल विन विन सिचुएशन। हो रही रहा है कि हम इंश्योर और अश्योर दोनों करें आपके प्रोग्रेस को। हम ये ध्यान रखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस हो, इंप्रूवमेंट हो, आप और उसको मेजर भी कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। इट हैज टू बी टैंजिबल, राइट, दिखना चाहिए।
और ये दिखेगी आपको आपके स्कूल्स के टेस्ट में, बोर्ड्स में, बेंचमार्क टेस्ट में, हर जगह, और नहीं दिखी और नहीं फील हुई बच्चों तो आपकी पूरी फीस होगी वापस बिना किसी सवाल जवाब के। और कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सेशंस के लिए है और उसमें आपको सिर्फ 2 कंडीशंस फॉलो करने हैं। मैंने बोला हिडन नहीं है, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए और जितने टेस्ट और असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर की गए हैं वो आपने 75% फिनिश करा होना चाहिए। अगर आपने ये किया है उसके बावजूद आपको फील नहीं हो रही है कोई प्रोग्रेस, तो भाई बस बोलो हमें, बिना किसी सवाल जवाब के आपके पूरे पैसे होंगे वापस, ये रहे डेट्स, कर लो अपने आप को एनरोल। आप ट्रायल पैक ही ले लो ना, ट्रायल पैक से शुरू करो, उसके बाद आपको पसंद आए तो पूरे साल के लिए ले लेना। कोड आपके पास है, डिस्काउंट आपके पास है, ऊपर से ये प्रो एक्सक्लूसिव कोर्सेज शुरू हो रहे। देखो जुलाई के कोर्सेज मेरे पास ये है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड व्हाई नॉट कॉपरेशन, क्यों सीडीएम हुआ और नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और डिटेल में समझना है तो आओ यहाँ पे। दूसरी बात, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी हमें कई बार पता नहीं होती, तो सांसद और विधायक के बीच में क्या फर्क है एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द बेसिक इंडियन पॉलिटी, ये सब कुछ मैं करी हूँ प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज में। आई एम टेलिंग यू गाइस यू शुड सर्टेनली ज्वाइन। अब हम बात करते हैं दैट व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट कनेक्ट्स इंडियंस, सॉल्ट के अलावा और क्या इंडियंस को कनेक्ट करता है, और नमक की बात क्यों हो रही है। तो बच्चे हमने ये देखा कि गांधी जी ने देखा कि ये जो 26 जनवरी वाला पूर्ण स्वराज का प्लान था ये थोड़ा फेल सा हो गया, इसको अटेंशन इतनी नहीं मिली, यानी कि लोगों को वापस रेडी करना था एक मास मूवमेंट के लिए जहां पे वो ऐसी चीजों पे अटेंशन दे, इन चीजों के लिए रेडी रहे। और इसके लिए हमें चाहिए था एक ऐसा सिंबल जो सारी इंडिया को करे यूनाइट, जिससे सारे लोग कर सके एसोसिएट। बट इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड हैज ऑलवेज बीन, पहले और ज्यादा भी थी, और ज्यादा लोग बिखरे हुए थे, इतने ज्यादा इकट्ठे नहीं थे क्योंकि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था जो कि डिवाइड एंड रूल में बिलीव करते थे। अब ऐसे में गांधी जी को एक सिंबल ढूंढना था जो कि सारे लोगों को इकट्ठे एकत्रित लेकर आ रही है, और वो क्या करेंगे, तो वो चुनते हैं सॉल्ट को एज अ सिंबल। तो यहां पे हम बात करेंगे सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस की बिगिनिंग की। उन्होंने चुना सॉल्ट को जो कि एक बहुत पावरफुल सिंबल था, क्योंकि चाहे अमीर हो, गरीब हो, इंसान हो, जानवर तो नहीं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, हर एक इंसान एक चीज जरूर कंज्यूम करता है और वो है सॉल्ट इन देयर फूड। और ये एक बहुत ऐसा कॉमन और स्ट्रॉन्ग पावरफुल सिंबल होने वाला था जिससे हर एक इंसान करता एसोसिएट। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के लॉलीपॉप को रिकॉग्नाइज कर लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि ये जो है, उन्होंने हमें सिर्फ बहलाने के लिए एक छोटा सा यू कुड से रिवॉर्ड जैसे देने की कोशिश की थी इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट स्टेटस। तो इन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को, इन्होंने ये चिट्ठी लिखी विद 11 वाइड रेंजिंग डिमांड्स। अब वाइड रेंजिंग डिमांड से क्या मतलब है बच्चे, उन्होंने इसमें 11 कंडीशंस लिखे जो उनकी डिमांड्स थे। उन्होंने कहा लॉर्ड इरविन को आप हमारी ये डिमांड्स पूरी करिए। 11 क्यों थे, he had tried to touch upon all the groups, ठीक है, चाहे वो बड़े पेजेंट्स हो, छोटे पेजेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, मेन हो, विमेन हो, हर किसी के लिए, ताकि किसी को भी लेफ्ट आउट फील ना हो। और जब उनके कंडीशंस हर किसी के बारे में होंगे तो ये सारे लोग जब किसी भी तरह की मूवमेंट होगी आएंगे गांधी जी को सपोर्ट करने एंड अल्टीमेटली यूनाइटेड हो जाएंगे। तो ये डिमांड्स जैसे मैंने आपको बोला रेंज करते थे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, ताकि हर एक इंसान इससे एसोसिएट कर सके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी डिमांड थी, वो थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। गांधी जी ने साफ बोला था कि नमक एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान कंज्यूम करता है, उस पर आप टैक्स लेते हो, ऊपर से आपने मोनोपोली बना करके रखी है कि सिर्फ आप ही जो है सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, बेचोगे, उसके ऊपर टैक्स भी लोगे। ये आपके ऑपरेशन का सबसे बुरा फेस है, मतलब आप कितने ऑपरेसिव हो ये दिखता है, ये उसका सिंबल है कि मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल जो है सॉल्ट पे, मतलब इतने बेसिक चीज पे। इट्स लाइक पुटिंग टैक्स ऑन वाटर विच इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर इवन एनिमल्स, लीव अलोन ह्यूमंस, राइट। तो इन्होंने ये चिट्ठी लिख डाली और उसमें उनको एक अल्टीमेटम दिया था। आप समझो एक तरह से अल्टीमेटम दिया था, एक तरह से ऐसा कह दिया था कि अगर ये नहीं तो ये नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च तक आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए, अगर आपने टैक्स को नहीं हटाया सॉल्ट पे, तो मैं जाऊंगा खुद से सॉल्ट, उन्होंने एक्चुअली ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगा।
अब आपको लग रहा होगा मैम नॉन कॉपरेशन में तो हमने ऐसे वार्निंग नहीं दी थी, सिविल डिसोबीडियंस में क्यों दे रहे? क्योंकि बच्चा एक बहुत बेसिक डिफरेंस होने वाला था नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में, जिसके बारे में हम करेंगे बात, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो वाइस रॉय अर्विन ने बाकी कई सारी चीजों पे नेगोशिएशंस किए, बात मानी, बात सुनी, लेकिन एक चीज को लेकर के वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट थे, वो थी सॉल्ट अबॉलिशन, टैक्स की अबॉलिशन की बात। तो अब गांधी जी ने वेट किया, 11 मार्च निकल गया, उन्होंने कहा आपने सुना नहीं, हम निकल रहे हैं। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से जाते हैं दांडी, जो कोस्टल रीजन है गुजरात का, उसकी तरफ वॉक करना शुरू करते हैं। कोई छोटी वॉक नहीं है, ये 25 माइल्स की वॉक है, ओके सॉरी 240 माइल्स की वॉक है, जहां पे वो लगातार वॉक करते रहते हैं 24 डेज तक अपने 78 बहुत ही प्यारे नजदीक वॉलंटियर्स के साथ। 10 माइल्स के लोग हर दिन वॉक करते हैं। नाउ व्हाइल वॉकिंग दीज दे आर मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। याद रखो बच्चों, 240 माइल्स इज नॉट लेस। जब वो यहाँ जहां से भी क्रॉस कर रहे हैं, हर दिन वो हजारों लोगों से मतलब बहुत सारे मल्टीपल लोगों से मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और हर एक इंसान को बता रहे हैं अबाउट दिस मास मूवमेंट दैट दे आर लीडिंग। तो आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन में प्रॉब्लम क्या हुई थी? नॉन कॉपरेशन में प्रॉब्लम ये हुई थी कि द टेक ऑफ पीपल, हर एक इंसान का जो टेक था नॉन कॉपरेशन का, इंटरप्रिटेशन था, वो डिफरेंट था। इसी वजह से हमारी डिफरिंग स्ट्रैंड्स बन गई थी, और ये भी बहुत मेजर रीजन है कि क्यों नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब जब वो यहाँ अपने वॉलंटियर्स के साथ इतने सारे लोगों को मिल रहे थे, वो हर एक इंसान को अवेयर कर रहे थे कि वो कैसे सिविल डिसओबीडियंस को लीड करने वाले, और एग्जैक्टली उनका इंटेंशन और एजेंडा क्या होने वाला है, सो दैट पीपल कुड बी ऑन बोर्ड विद द सेम इंटेंशन, सारे लोग सेम तरीके से अप्रोच करें इसको। ये करते गए, मोबिलाइजेशन होती गई। फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते दांडी, जहां पे उन्होंने सी वाटर से निकाल करके सॉल्ट खुद बनाया और लॉन्च कर दिया बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम यहाँ पे रुकेंगे और बात करेंगे अगले सेशन में कि व्हाई सिविल डिसोबीडियंस, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन, और क्या क्या यहाँ पे आगे हुआ। तो आज बच्चों हमने क्या बात की? हमने ये समझा कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ गया। कांग्रेस की स्वराज पार्टी उनके विदिन बन गई, जो कि सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई, क्योंकि अब उनको इलेक्शन में वापस जाना था। नॉन कॉपरेशन के फेलियर की वजह से उनको लगा कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम असर्टिव्स और रैडिकल्स आ गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको अब चाहिए था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने डिमांड कर दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इंटरनल थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन बस यही चल रहा था। ऊपर से साइमन कमीशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये हमारे पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल आपके सेटअप को, फेस को वैसे ही बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, चेंज कर रहा था। फिर पूर्ण स्वराज की डिमांड चलने लग गई। गांधी जी ने देखा ये वाली मोमेंटम नहीं गेन कर रही है, तो उन्होंने कहा कुछ नया लॉन्च करते। उन्होंने लेटर लिखा लॉर्ड अर्विन को, जिसमें 11 कंडीशंस लिखे, जिसमें से सॉल्ट अबॉलिशन की बात थी, टैक्स अबॉलिशन की, और मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग। लॉर्ड अर्विन माने नहीं। गांधी जी ने 11 मार्च तक किया वेट, और फिर कर दिया बस लॉन्च। क्या लॉन्च कर दिया? सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस 11 मार्च को नहीं लॉन्च किया उन्होंने, उसके बाद अपनी मार्च, दांडी मार्च लॉन्च की थी। मार्च में वो चल के जाने लगे साबरमती आश्रम से दांडी तक, वहां पे जाकर खुद से मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट, और इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ लॉन्च हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू पॉज। अब हम फटाफट देख लेते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चंस को, जिसका जवाब आप दोगे कमेंट सेक्शन में। तो बच्चा, व्हेन डिड गांधी जी रोट वाइसरॉय अर्विन फॉर 11 डिमांड्स? आपके डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड व्हेन डिड लॉर्ड अर्विन अनाउंस डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया? कौन से साल में, कौन से महीने में, ये भी आप बता देंगे। ये एक हिंट दे सकती हो आपको, साइमन कमीशन के बाद हुई थी, ठीक है। तो इस सारी चीजों का जवाब आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको ये मेरा वीकली शेड्यूल मिल गया है, आप देख सकते हो कि कब कब कहां कहां कौन से सेशंस आएंगे। इसी के साथ एक क्विक रिमाइंडर अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, गाइस डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। लिंक है एंड प्रो कोड लगा के टोटल 20% का डिस्काउंट उठा करके माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, किसी भी चीज में, 1 महीने के ट्रायल पैक में, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन में, हर जगह 20% तक का डिस्काउंट कोड लगाते ही ओवरऑल मिलेगा। तो लगाओ और बस फटाफट आ जाओ। एंड विद दिस गाइस वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड एवरीथिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि तभी तो चैनल पे जो भी हो रहा है उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आपके पास अपडेट रहेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि क्या एनसीएम अगर कंटिन्यू किया गया होता तो हमें पहले मिल गई होती आजादी?
आप मुझे जवाब दोगे होमवर्क क्वेश्चंस का और आप मुझे बताओगे कैसा लगा सेशन. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल टॉक अबाउट हाउ सिविल disobedience was different from non-cooperation. Till then, students, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye bye. Have a great day. Good time. Take care.